जीवन अमारो। चलिए, तो अब हमने पूरे इनवर्टिब्रेट्स कंप्लीट किए हैं। ठीक है, इनवर्टिब्रेट के सारे फाइलम कंप्लीट करने के बाद इनवर्टिब्रेट्स में क्यों रखा गया, उनमें क्या क्या खास बात थी और कोडेट्स को अलग क्यों रखते हैं, वो सब पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे। लेकिन क्योंकि आपको पता है कि जितने भी मेरुदंडी है और जो मेरुदंडी है, जैसे अभी हमने पढ़ा सामी मेरुदंडी उनके बीच की योजना गढ़ी थी, तो कोडेट्स के कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, 4 बेसिक कैरेक्टरिस्टिक जो इनके हैं वो आपको सबको बिल्कुल अच्छे से लर्न होने चाहिए। तो 4 बेसिक कैरेक्टरिस्टिक कौन कौन से हैं जिनकी वजह से कोडेट्स को कोडेट्स पे रखा गया। लेकिन देखिए नॉन कोडेट्स के अंदर जितने भी फाइलम पढ़ने पड़े ना, कौन कौन से फाइलम थे, ओरिफेरा, सेलेंटेटा, टिनोफोरा, प्लेटियमेंट्स, एस्केलमेंट्स, एनिडेटा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, एकाइरोडोटा, हेक्कोडेटा, ये जितने भी फाइलम जितने भी समुदाय हमने पढ़े उन सभी समुदायों को हम नोटोकोड्स में रखते हैं। ठीक है, नॉन कोडेट्स के अंदर इनको रखने का सबसे बड़ा रीजन क्या है कि इनके अंदर जो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक है कोडेट्स के वो नहीं पाए जाते हैं। ओके, तो अब यहाँ पर हम समझेंगे कि कोडेटा जो फाइलम है, इस कोडेटा फाइलम के अंदर कौन कौन से क्लासेस हैं। लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा डिफरेंस समझने की कोशिश करेंगे कि अब तक जितने भी पढ़े उन सबको नॉन कोडेट्स में क्यों रखा गया, क्योंकि उनमें कोडेट्स के बेसिक कैरेक्टरिस्टिक नहीं थे। अब तक जितने भी पढ़े आपने सभी के अंदर हार्ट अगर था तो वो कौन सी सरफेस पे था, ये इंपॉर्टेंट बात है। ओके, अभी हमारे अंदर जो हार्ट है हम भी कोडेट्स में आते हैं। बताइए हमारा हार्ट पृष्ठ बाजू पे है या वक्ष बाजू पे है, डोर्सल सरफेस पे है या वेंट्रल सरफेस पे है। हम कहेंगे कि हमारा हार्ट जो है वो वक्ष सरफेस पे है, यानी वेंट्रल सरफेस पे होता है। तो जितने भी अब जो आप पढ़ने वाले हैं कोडेट्स, उनके अंदर हार्ट वेंट्रल सरफेस पे होगा, जबकि नॉन कोडेट्स में हार्ट जो होता है वो डोर्सल सरफेस पे था, पृष्ठ बाजू पे था। पहला पॉइंट। नंबर 2, मेरुदंड, नोटोकोड। नोटोकोड कैसी होती है, एक सॉलिड रोड लाइक स्ट्रक्चर होती है, मेरुदंड जिसे कहते हैं। ये मेरुदंड जो होती है एक सॉलिड रोड लाइक स्ट्रक्चर होती है जो कि पृष्ठ सतह पर ही होती है, लेकिन वो किसके बीच में होगी, डोर्सल होलो नर्व कोड, चेतारज्जु और जो एलिमेंट्री के नाले पाचन मार्ग के बीच में ये पाई जाती है। ठीक है, एक सॉलिड रोड लाइक स्ट्रक्चर होती है नोटोकोड। इसकी प्रेजेंस होना ही बेसिक कैरेक्टरिस्टिक है कोडेट्स का होना। कोडेट की पहचान नोटोकोड से ही होती है। अगर उसकी लाइफ में किसी भी प्रावस्था में, चाहे वो भ्रूणीय प्रावस्था में हो, मां के पेट में हो, चाहे वो एडल्ट में कन्वर्ट हो गया हो, तो किसी भी एम्ब्रियोनिक कंडीशन में उसकी लाइफ साइकिल में किसी भी प्रावस्था में अगर उसमें नोटोकोड प्रेजेंट है तो वो कोडेट्स में रखे जाएंगे ऐसे एनिमल्स। पहली बात। दूसरी बात, अगर वो नहीं है, किसी भी प्रावस्था में एब्सेंट है, तो किसमें रखेंगे, ऐसे प्राणियों को नॉन कोडेट्स में। डोर्सल होलो नर्व कोड, ये जो डोर्सल होलो नर्व कोड है चेतारज्जु पृष्ठ बाजू में, मोलार्न होलो खोपड़ी नर्व कोड जो है अगर वो भी प्रेजेंट है तो भी कोडेट्स, और अगर वो एब्सेंट है तो नॉन कोडेट्स में उसको रखेंगे। वैसे ही फेरिंजियल गिल स्लिट्स, हाँ, कंठ नड़ीय झालर फाट, फेरिंजियल गिल स्लिट्स अगर प्रेजेंट है तो भी हम उन्हें कोडेट्स में रखेंगे। अगर फेरिंजियल गिल स्लिट्स नहीं, गिल स्लिट्स तो नॉन कोडेट्स में भी होती है, लेकिन फेरिंजियल गिल स्लिट्स नहीं होती है, याद रखिएगा। गिल स्लिट्स का प्रेजेंट होना, गिल्स का प्रेजेंट होना अलग बात, फेरिंजियल गिल स्लिट्स का प्रेजेंट होना अलग बात। तो फेरिंजियल गिल स्लिट्स यहाँ एब्सेंट होती है, याद रखना। हार्ट यहाँ पर कैसा होता है, वेंट्रल की जगह डोर्सल यानी पृष्ठ होता है। पोस्टीरियर एनल कैनाल टेल यानी कि पश्चगुदीय टेल, उच्च गुदा के पास में पीछे की तरफ जो टेल पार्ट है वो चाहे हासित अवस्था में क्यों ना हो, एम्ब्रियोनिक कंडीशन में क्यों ना हो, बाद में भले क्यों ना हो, तो कभी ना कभी लाइफ की अवस्था में अगर ये प्रेजेंट है तो भी वो क्या होंगे, कोडेट्स। जैसा आपने पढ़ा है एवोल्यूशन के अंदर
कि जब हम गर्भावस्था में होते हैं तो हमारे पीछे भी छोटी सी क्या होती है, पुच्छड़ी होती है। लेकिन बाद में धीरे धीरे जब हमारा जन्म होने लगता है उससे पहले वो नष्ट हो जाती है क्या, किसी किसी बच्चों में वो देखी जा सकती है। ठीक है, तो ये जो NR10 का प्रेजेंट होना है ये भी कोडेट्स का लक्षण है। अगर ये नहीं है, एब्सेंट है, तो वो किस में चले जाएंगे, नॉन कोडेट्स। इसी तरह जो आंत्र है इंटेस्टाइन्स, अगर वो नर्व कोड के वेंट्रल बाजू में है, यानी नर्व कोड तो अगर ऊपर और उसकी वक्ष सतह, उसके नीचे की सतह पर अगर इंटेस्टाइन है तो वो कोडेट्स में रखेंगे। और अगर जैसा कि आपने पढ़ा है नॉन कोडेट्स में कि नर्व कोड उनमें भी पढ़ी है आपने, लेकिन वो डोर्सल सरफेस पे नहीं थी, वो कहाँ थी, वक्ष सरफेस पे थी। तो आंत कहाँ थी, उनमें ऊपर की तरफ थी, यानी वो डोर्सल साइड में थी। इंटेस्टाइन इज डोर्सल साइड टू द नर्व कोड। लेकिन अगर इंटेस्टाइन इज वेंट्रल टू द नर्व कोड, इंटेस्टाइन इज वेंट्रल टू द नर्व कोड, तो वो भी इसका कैरेक्टर का कोडेट्स का कैरेक्टर है। ठीक है, तो ये पॉइंट्स आपको लर्न रखने हैं कि अगर वो डोर्सल साइड में है, डोर्सल टू नर्व कोड, तो याद रखिएगा डोर्सल टू नर्व कोड अगर आपकी इंटेस्टाइन पाई जाती है किसी प्राणी में, तो फिर हम बोल देंगे कि ये प्राणी जो है जनरली कौन से ग्रुप में चला गया, नॉन कोडेट्स में चला गया। तो इस तरीके से ये 1 2 3 4 5, ठीक है, ये 5 1 2 3 4 5 6 कैरेक्टरिस्टिक आपको जरूर लर्न रखने हैं। बेसिक कैरेक्टरिस्टिक है जिनके आधार पर आप किसी भी प्राणी को देखकर पता लगा सकते हैं कि ये कोडेट्स में जाएगा या नॉन कोडेट्स में जाएगा। These are the basic characteristic और इन्हीं के आधार पर हम कोडेट्स को डिवाइड भी करते हैं। ठीक है, ओके, चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फाइलम कोडेटा। ओके, चलिए देखिए अब यहाँ पर ध्यान से कोडेटा फाइलम मेरुदंडी, कोडेटा के बारे में स्टार्ट करेंगे अब हम। दिख रहा है, देखिए बहुत ध्यान से देखिए इस चार्ट को। इस चार्ट को हमने जब एकदम स्टार्ट किया था तब भी हमने एक चार्ट बनाया था और वहां पर हमने कोडेटा तक लिख के छोड़ दिया था, यानी कोडेटा के बाद कोडेटा फाइलम। अब कोडेटा में भी और अलग अलग तरीके के क्लासिफिकेशन हम करेंगे। ठीक है, तो बहुत ध्यान से इसको समझिएगा। कोडेटा को भी फिर 2 ग्रुप में डिवाइड किया गया, किस आधार पर किया गया वो समझिए। अगर उनमें ये जो कपाल है, क्रेनियम, अगर मस्तिष्क ब्रेन कपाल में सुरक्षित है तो विद क्रेनियम है तो क्रेनिएटम, और अगर उनमें क्रेनियम अनुपस्थित है तो एक्रेनिएटम। जितने भी विदाउट क्रेनियम होंगे, ये किसके आधार पर डिवाइड किया हमने मेरुदंडी को, क्रेनियम की प्रेजेंस और एब्सेंस के आधार पर। क्रेनियम का मतलब मस्तिष्क का जो कपाल है जो मस्तिष्क को सुरक्षित रखता है, अगर उनमें क्रेनियम है तो क्रेनिएटा, और अगर उनमें नहीं है तो एक्रेनिएटा। ठीक है, एक्रेनिएटा एंड क्रेनिएटा, ये वर्ड याद रखिएगा। एक्रेनिएटा का दूसरा नाम है प्रोटोकोडेटा, क्रेनिएटा का दूसरा नाम है वर्टिब्रेटा। ठीक है, अब ये एक्रेनिएटा को फिर 2 ग्रुप में डिवाइड किया, यूरोकोडेटा यानी उच्च मेरुदंडी और स्पेलोकोडेटा यानी शीर्ष मेरुदंडी। याद रखना ये वर्ड, उच्च मेरुदंडी यानी स्पेलोकोडेटा, इनको बोलेंगे शीर्ष मेरुदंडी। ये दोनों के दोनों प्रिमिटिव कोडेट्स हैं। ये ग्रुप है जो किसमें आएंगे, प्रिमिटिव कोडेट्स, प्रोटो कोडेट्स के अंदर आते हैं। ठीक है, आदि मेरुदंडी। ठीक है, और ये हो गए पृष्ठवंशी वर्टिब्रेट्स, पृष्ठवंशी, या क्रेनिएटा को बोल देते हैं।
ठीक है, कपालधारी उन्हें कपाल विहीन, ठीक। एग्रेथा, अब पृष्ठवंशी में किरणीय तो आ गई, अब इनको भी इनमें जड़वा उपस्थित है या अनुपस्थित है, यानी कि अगर इनमें जड़वा यानी हनु उपस्थित है तो हनुधारी, अगर जड़वा अनुपस्थित है तो हनुविहीन। तो इनको फिर आगे डिवाइड किया गया प्रेजेंस ऑफ जड़वा या प्रेजेंस ऑफ जो के आधार पर, तो जो के आधार पर जो अगर प्रेजेंस है तो गिनेतुष्टोमेटा या हनुधारी और हनुविहीन, याद रखिएगा। हनुधारी यानी हनुविहीन, तो ये हनुधारी और ये हनुविहीन, ये वर्ड आपको याद रखने हैं। बिल्कुल सिंपल है। देखिए एक बार और समझिए, हमने कहा जिनमें नर्व कोड वो 4 बेसिक कैरेक्टरिस्टिक जो हमारे होते हैं वो अगर आ गए तो कोडेड से। अब इनको भी फिर 2 पार्ट में डिवाइड किया, अगर मेरुदंड केवल कुछ में है तो कुछ मेरुदंडी, शीर्ष में है तो शीर्ष मेरुदंडी। लेकिन ये सबके सब दोनों को मिलाकर अलग से रख दिया क्योंकि उनमें क्रेनियम नहीं था, तो एक क्रेनिएटा में आ गए। इधर क्रेनियम था तो ये क्रेनिएटा में आ गए, और ये क्रेनिएटा का ही दूसरा नाम इन्होंने रख दिया वर्टिब्रेटा। वर्टिब्रेटा क्यों बोला? क्योंकि इनमें जो नर्व कोड है वो किसमें कन्वर्ट हो जाती है? इनमें जो नर्व कोड है, जैसे हमारे अंदर पीछे करोड़ स्तंभ है, ये करोड़ स्तंभ बेसिकली बनी किससे? ये नोटोकोड से ही बनी है। नोटोकोड मतलब हमारी मेरुदंड, मेरुदंड कन्वर्ट हो गई, जो सॉलिड स्ट्रक्चर थी रोड लाइक स्ट्रक्चर वो हमारे अंदर किसमें कन्वर्ट हो गई? करोड़ स्तंभ में, वर्टिब्रल कोलम में। इसीलिए इनको क्या बोल दिया? वर्टिब्रेटा। अब इनको भी फिर डिवाइड किया गया अकॉर्डिंग टू प्रेजेंस ऑफ जो या जड़वा। अगर जड़वा उपस्थित है तो हनुविहीन एग्नेथा, अगर जड़वा प्रेजेंट है तो हनुधारी या गिनेतुस्टोमेटा। ओके, चलिए तब आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट। देखिए अब इनके अंदर भी फिर कोड डिवीजन इन्होंने किया, हनुविहीन और हनुधारी का डिवीजन। हनुविहीन और हनुधारी को फिर आगे डिवाइड किया गया। कंप्लीट इसका क्लासिफिकेशन अब देखेंगे हम। वर्टिब्रेटा को क्या बोला मैंने? गुजराती में क्या बोलते हैं? पृष्ठवंशी। अब ये जो पृष्ठवंशी है इनको क्यों बोलते हैं पृष्ठवंशी? क्योंकि इनके अंदर वर्टिब्रल कोलम यानी कि करोड़ स्तंभ, करोड़ स्तंभ जो मेरुदंड थी वो किसमें कन्वर्ट हो गई? करोड़ स्तंभ में कन्वर्ट हो जाती है। करोड़ स्तंभ में कन्वर्ट हो जाती है नोटोकोड। नोटोकोड मतलब मेरुदंड। तो देखिए वर्टिब्रेटा को भी फिर हनुधारी और हनुविहीन। तो हनुविहीन के अंदर एक क्लास 4 साइक्लोस्टोमेटा, और जब हम गिनेतुस्टोमेटा या हनुधारी की बात करते हैं तो हनुधारी के अंदर फिर 2 सुपर क्लास जिनके नाम है पेसेस एंड टेट्रापोडा। पेसेस के अंदर क्या आएंगी? मछलियाँ, और टेट्रापोडा यानी कि जिनके अंदर लिम्स प्रेजेंट होंगे वो टेट्रापोडा में चले गए। अब यहाँ ध्यान से देखिए, जब हम गिनेतुस्टोमेटा की बात करते हैं, हनुधारी की बात करते हैं, तो हनुधारी को किस आधार पर ये डिवाइड किया गया है? हनुधारी को 2 सुपर क्लासेस में डिवाइड किया, फिशिस एंड टेट्रापोडा। फिशिस के अंदर आते हैं मछलियाँ, ठीक है। अब मछलियों में भी कुछ मछलियाँ जो होगी, अब यहाँ पर ध्यान देना, मछलियों में क्या नहीं होते? उपांग। अगर उपांग है, चतुष्पाद जिन्हें अपन बोलते हैं टेट्रापोडा, चतुष्पाद, अगर उनमें उपांग है, अगर उपांग और पश्चुपांग तो दोनों मिलाकर जोड़ी में होते हैं तो टेट्रापोड्स इनको बोल देते हैं। इनके अंदर आते हैं उभयजीवी, सरीसृप, विहग अने सस्तन। तो ये भी पॉइंट आपको याद रखने हैं। लेकिन ये अगर ये चारों पॉइंट एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, एव्स एंड मैमल्स, इनको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ताकि आपको गुजराती वर्डिंग याद रहे। एम्फीबियंस को क्या बोलेंगे?
टेट्रापोडा का पहला कास्ट एम्फीबियंस, नंबर 1 उभय जीवी, नंबर 2 रेप्टाइल्स, रेप्टाइल्स को क्या बोलते हैं गुजराती में? सरीसृप, नंबर 3 एव्स यानी विहर, नंबर 4 मैमल्स यानी सस्तन। तो ये 4 जो क्लासेस हैं ये आती हैं चतुष्पाद के अंदर, टेट्रापोडा में, चारों याद रखिएगा। और फिशिस के अंदर 2 हैं, कॉन्टिक्टीज, ऑस्टिक्टीज। कॉन्टिक्टीज को क्या बोला जाता है? अब देखो मछलियां जो होती है, मछलियों में भी ऐसी मछलियां जिनका अंतःकंकाल कास्ती का बना हो तो कास्ती मत्स्य, और अगर कोई जिनका अंतःकंकाल बोल्स का बना हो तो वो कौन सी मत्स्य कहलाती है? अस्थि मत्स्य। तो ये कॉन्टिक्टीज मतलब कास्ती मत्स्य, ठीक है, याद रखिएगा ये। और ऑस्टिक्टीज इस आधार पर अस्थि मत्स्य, उनके अंतःकंकाल के आधार पर हमने इनको डिवाइड किया है। फिन्स जो है ये इसके उपांग होते हैं, इनमें लिम्स उपांग होते हैं। उपांगों के आधार पर हमने हनुधारियों को फिर 2 भागों में बांटा। तो अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ कि ये उपांगों के आधार पर हमने इनको डिवाइड किया है तो उसमें कोई दो राय नहीं है। अगर उपांग लिम्स के रूप में है, ठीक है, तो हम बोल देंगे कि वो चतुष्पाद वाला क्लास चला गया, टेट्रापोडा। और अगर मैं कह दूं कि ये उपांग फिन्स में रूपांतरित है, फिन्स मतलब मीन पक्ष, अगर उनमें मीन पक्ष पाए जा रहे हैं तो उन सबको हम किसमें कर देते हैं? उन सबको मिलाकर हम रख देते हैं फिशिस वर्ग, मत्स्य वर्ग में। फिर मत्स्य वर्ग को भी अंतःकंकाल के आधार पर, अगर अंतःकंकाल कास्ती का बना है तो कास्ती मत्स्य, अगर अंतःकंकाल अस्थि का बना है तो अस्थि मत्स्य। ओके, मीन पक्ष के आधार पर मत्स्य जो ग्रुप है, इस मत्स्य ग्रुप को फिर 2 भागों में डिवाइड कर दिया गया, कास्ती मत्स्य और अस्थि मत्स्य, ठीक है। किसके आधार पर किया? फिर बोल रहा हूँ अंतःकंकाल के आधार पर, ठीक है। ये इसको हनुधारी को किस आधार पर किया? उपांगों के आधार पर। उपांग अगर मीन पक्ष है तो फिशिस, उपांग अगर लिम्स है तो चतुष्पाद, ठीक। और कितने लिम्स होते हैं? 4 होते हैं, इसीलिए इन सभी में 4 लिम्स है। अग्रपांग 1 पैर, पश्चुपांग दूसरा पैर, ठीक है। तो टेट्रापोडा में हो गया। ये याद रखिए, इधर से ये याद रखिए। साइटोस्टोमेटा में क्या बोलते हैं? चुस्मुखा। क्यों बोलते हैं इनको ऐसा? याद रखिए कि इनके अंदर हमने कहा कि जड़वा नहीं है, जड़वा विहीन है। तो जब जड़वा विहीन है तो फिर इनके अंदर जो माउथ होगा वो शक्कर लायक होगा, उनमें जड़वा ही नहीं है तो फिर वो कैसे खाएंगे? तो उनके अंदर जो स्टोमेटा है, माउथ जो है वो चूसक टाइप का बन गया, शक्कर लायक का बन गया, इसलिए इनका नाम बढ़ गया चुस्मुखा या साइटोस्टोमेटा, ठीक है। ये कौन से थे? हनुविहीन। हनुविहीन के अंदर एक ही क्लास पढ़नी है, साइटोस्टोमेटा। हनुधारियों के अंदर ये हमें 6 क्लास पढ़नी है और 6 के ही बारे में अपन एक एक डिटेल से पढ़ेंगे। लेकिन इससे पहले हम बात करेंगे वर्टिब्रेट से पहले हमने बोला था कि प्रोटोपोडेट्स को भी 2 भागों में बांटा था हमने। प्रोटोपोडेट्स को 2 भागों में बांटा था, तो वो दोनों के नाम क्या थे वो भी याद रखिए, पुच्छ मेरुदंडी और शीर्ष मेरुदंडी। पुच्छ मेरुदंडी को क्या बोलते हैं? जब हम बात कर रहे थे उनकी पूंछ के अंदर केवल मेरुदंड पाई जाती है, तो यूरोपोडेट्स, यूरो का मतलब होता है टेल, टेल मतलब पूंछ, ठीक है। पोडेट्स मतलब मेरुदंड होगी तो पोडेट्स, तो यूरोपोडेट्स एंड सिफेलोपोडेट्स, पुच्छ मेरुदंडी यानी शीर्ष मेरुदंडी। वो किसमें आते हैं? वो आते हैं हमारे प्रोटोपोडेट्स में, जबकि प्रोटोपोडेट्स के अंदर वो आएंगे। तो यहाँ पर ये इन्होंने थोड़ी सी गड़बड़ करी है लिखने में। ये जब हम बात कर रहे हैं पृष्ठवंशी की, तो पृष्ठवंशी के अंदर हमने क्रेनिया और एक्रेनिया पढ़ा है, ठीक है। तो यहाँ पर ये कोडेटा में प्रोटोपोडेट और यूरोपोडेट अपने तरफ, ये बेसिकली ये कोडेट्स नहीं होकर यहाँ पर क्या है ये याद रखना, ये इन्होंने गड़बड़ लिखा है। यहाँ पर वर्टिब्रेटा करिए आप,
ये वर्टिब्रेटा नहीं है, यहाँ पर वर्टिब्रेटा नहीं है, ये वर्टिब्रेटा ये है, वर्टिब्रेटा में ये है। चलिए तो आगे चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, अगला पॉइंट और आगे आपको अच्छे से क्लियर होगा। अभी हमने क्लासिफिकेशन की बात कर ली है कंप्लीट, ठीक है। चलिए लास्ट में फिर मैं एक बार और क्लासिफाई करूंगा, तब आप और अच्छे से समझ पाएंगे। फाइलम कोडेटा, अब वापस से हम एक एक करके स्टार्ट कर रहे हैं। फाइलम कोडेटा के अंदर कौन से बेसिक डायग्नोस्टिक कैरेक्टरिस्टिक होने ही चाहिए, तब वो कोडेट कहलाएगा या क्या कहलाएगा, मेरुदंडी कहलाएगा। नंबर 1, नोटोकोड का प्रेजेंट होना। नोटोकोड मतलब मेरुदंड का प्रेजेंट होना। नंबर 2, डोर्सल होलो नर्व कोड, यानी कि पृष्ठ बाजू में किसका प्रेजेंट होना, चेता रज्जु, जो कि कैसी होगी, होलो होगी, पोलाड़ वाली होगी। नंबर 3, फेरिंजियल गिल स्लिट्स। फेरिंजियल गिल स्लिट्स को क्या बोलते हैं, कंठ नळीय झालर फाट, कंठ नळीय झालर फाट का उपस्थित होना, ये भी याद रखिए। ये 3 पॉइंट बेसिक है। ये तीनों पॉइंट जिन प्राणियों में होंगे, ये तीनों कैरेक्टरिस्टिक जिन प्राणियों में होंगे, वही प्राणी फाइलम कोडेटा में होंगे। चौथा पॉइंट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, पोस्ट एनाल टैंक पश्च बुद्धीय उच्च, कि किसी भी प्रावस्था में अगर ये 3 कैरेक्टरिस्टिक अगर किसी प्राणी में है, तो वो ऑलवेज क्या होगा, मेरुदंडी होगा, उसमें कोई दुराय नहीं है। 14 कैरेक्टर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इसको हम डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ ध्यान से, इस डायग्राम के अंदर ये जो ऊपर जो ब्लैक कलर में आपको दिखाई गई है, सबसे ऊपर पृष्ठ बाजू, ठीक है, ये इसका पृष्ठ बाजू है, ये इसका वक्ष बाजू है, ठीक है। तो ये मैं यहाँ लिख देता हूँ कि ये डोर्सल सरफेस एंड दिस इज वेंट्रल सरफेस, पृष्ठ बाजू। तो ये पृष्ठ बाजू के अंदर ऊपर की तरफ सबसे ऊपर सबसे पहले क्या बनी, ये क्या है, हमने कहा ये नर्व कोड है, जो कि कैसी है, होलो, पृष्ठ बाजू में डोर्सल होलो नर्व कोड। ध्यान से देखिए, ये बीच में से क्या है, खोखली है, होलो है, ठीक है, पोलाड़ वाली है, और ये कंप्लीट जो है, इसी को हमने कहा है ब्लैक नर्व कोड, यानी चेता रज्जु। पृष्ठ बाजू में ये चेता रज्जु पाई जाएगी सबसे ऊपर। उसके नीचे ये जो स्ट्रक्चर आपको नजर आ रही है, ये होती है सॉलिड और स्टिफ स्ट्रक्चर होती है, रोड लाइक स्ट्रक्चर होती है, जिसे बोलते हैं नोटोकोड, यानी मेरुदंड। ये मेरुदंड यहाँ पर प्रेजेंट है। उसके बाद ये 3rd नंबर पर देखिए, ये यहाँ से माउथ है, माउथ स्टार्ट हुआ और ये कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल, ये यहाँ पर एनस। तो ये पूरी की पूरी इसकी डाइजेस्टिव ट्रैक्ट यानी आहार नाल है। इसमें जो स्टार्टिंग वाला भाग है, स्टार्टिंग वाले भाग को अपन कह सकते हैं कि ये फेरिंक्स कंठ नळीय भाग है। इस कंठ नळीय भाग में इस तरह से छोटे छोटे जो पार्ट्स आपको दिखाई दे रहे हैं, इनको बोला जाता है कंठ नळीय झालर फाट, जो फेरिंजियल गिल स्लिट्स। तो ये गिल स्लिट्स यहाँ पाए जाएंगे। अब ये प्राणी के अंदर भ्रूणीय अवस्था में भी हो सकते हैं और बाद में भी रह सकते हैं। तो ये एक भ्रूणीय डायग्राम है, भ्रूणीय अवस्था का डायग्राम याद रखिएगा। चाहे मछली हो, चाहे हम हो, चाहे पक्षी हो, सभी के अंदर ये फिक्स डायग्राम, ये जो कैरेक्टरिस्टिक है ये रहेंगे ही रहेंगे, याद रखिएगा इसको। और देखिए यहाँ पर ये 3 कैरेक्टरिस्टिक बेसिक हो गए। लास्ट वाला पार्ट पोस्ट एनाल टैंक, ये टेल की जगह पर यहाँ पर पार्ट लिखा हुआ है, तो पोस्ट एनाल पार्ट जो है ये टेल में रूपांतरित है। पोस्ट एनाल टैंक जो है पश्च बुद्धीय पुच्छ, उसका पाया जाना। तो ये 4 जो कैरेक्टरिस्टिक है, ये 4 डायग्नोस्टिक कैरेक्टरिस्टिक कोडेट्स लिखा हुआ है,
इसका मतलब कोडेट्स की पहचान करने के लिए ये 4 लक्षण हैं, जिनमें से 3 इंपॉर्टेंट है, एक हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, बट ये 3 होने ही चाहिए, तभी वो किसमें रखा जाएगा, मेरुदंडी में या कोडेट्स में रखा जाएगा। तो ये 4 बेसिक कैरेक्टरिस्टिक अच्छे से आपको लर्न होने चाहिए। क्या क्या है, फिर रिपीट कर रहा हूँ। नंबर 1 मेरुदंड, नंबर 2 पृष्ठ, पोली, चेता, रज्जु, नंबर 3 कंठनलीय झालरपाट, नंबर 4 पक्ष गुदीय उच्च, यानी कि पोस्ट एनाल टैप हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, ठीक है। नोटोकॉर्ड, डोर्सल नार्कोड, laryngeal gill slits and post anal tap, 4 characteristic are the basic characteristic या diagnostic characteristic of the chordates। बिल्कुल एकदम क्लियर होना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो कोडेट्स है और जो नॉन कोडेट्स है, एप्रिस्टोलिस्टिक में अभी तक अपने पढ़े, और अब जो हम पढ़ने वाले हैं उनमें और इनमें क्या बेसिक डिफरेंसेस है वो भी हमने समझे, उन्हीं को सीक्वेंस वाइज हम समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर उन्हीं को थोड़ा सा डिटेल करके समझाया गया है कि देखिएगा, लिविंग एंडोस्केलेटन विच ग्रोज विद द बॉडी, इनका जो एंडोस्केलेटन है, अंतःकंकाल है, जैसे जैसे बॉडी का ग्रोथ होता है इनका अंतःकंकाल भी बढ़ता जाता है, जैसा हमारे अंदर है। जैसे नोटोकॉर्ड भी हमारे कंकाल का ही भाग है, करोड़स्थम, बच्चे की करोड़स्थम छोटी, जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाएगा करोड़स्थम भी बड़ी होती जाएगी। मोर एफिशिएंट रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, यानी कि हमारे अंदर या कोडेट्स के अंदर जितने भी प्राणी आते हैं सभी के अंदर जो रेस्पिरेशन कैपेसिटी है वो बढ़ा दी गई है। रैपिड एक्शन ऑफ गैसेस के लिए डिफरेंट स्ट्रक्चर्स मौजूद है। laryngeal gill slits मछलियों में होते हैं, गिल्स आ जाते हैं, फिर उसके बाद लंग्स आ गए। इसके अलावा पक्षियों के अंदर अलग से क्या आ जाते हैं, पल्मोनरी सैक्स बन जाते हैं, ठीक है। तो ये अलग अलग मॉडिफिकेशंस आ जाते हैं किसके लिए, रैपिड एक्शन ऑफ गैसेस के लिए। एफिशिएंट सर्कुलेटरी सिस्टम, वेल डेवलप्ड हार्ट जो है वो कितने कैसे हो गया, 4 चैम्बर हो गया, अच्छे से डेवलप हो गया, प्रॉपर पंपिंग कर रहा है, जबकि नॉन कोडेट्स में ऐसा कुछ नहीं था, ठीक है। बेटर सेंस ऑर्गन बहुत अच्छे से डेवलप हो गए। वेल डेवलप्ड एंडोक्राइन ग्लैंड्स, इनवर्टिब्रेट में अभी तक आपने देखा इसमें एंडोक्राइन ग्लैंड थी, अंतःस्रावी ग्रंथियां थी, नहीं थी, कोडेट्स के अंदर आ गई। ये सारे एडवांस कैरेक्टरिस्टिक है जो कोडेट्स में एक्स्ट्रा आ गए, जबकि नॉन कोडेट्स में इस तरह की जो एडवांसमेंट है वो नहीं थी। ये कोडेट्स के ही एडवांसमेंट है, ठीक है। तो इनसे भी रिलेटेड क्वेश्चन बन सकता है में कि इनवर्टिब्रेट और वर्टिब्रेट में डिफरेंसेस तो अपने स्टूडेंट में पढ़े, पर एडवांसमेंट में और क्या क्या हुआ वो भी आपको याद रखना है।